मिल गया। सिंथॉल साबुन में मुझे गोल्ड पेंडेंट मिल गया। और इस खुशी के मौके पर आप सबका एमएनएस में स्वागत है। दोस्तों, दरअसल मैं शुरू से ही काफी लकी रहा हूं, बहुत लकी हूं मैं। बचपन में सोचा था मैं फिल्मों में हीरो बनूंगा, सो बन गया। टेलीविजन में काम करने का मन किया तो लकीली मूवर्स एंड शेकर्स में काम मिल गया। और दोस्तों, ये मेरा ही अच्छा लक है जो ये हफ्ते में 5 बार हो गया है। कसम से अब तो मेरे लकी होने का आलम यह है साथियों, जिस काम में हाथ डालता हूं वहीं से पैसे बरसने लगे। दे देना। ये आप खुद ही देख लिए। शाबाश शाबाश। कल एक टीवी कंपनी को लकी कूपन्स भेजे थे और आज ये टीवी सेट भी आ गया। सर, ये टीवी सेट नहीं, साबुन के वो टुकड़े हैं जिन्हें काट काट के आपने ये गोल्ड पेंडेंट बाहर निकाला है। अरे कार्टून, इस कार्टन को यहां क्यों ले आए? अरे पहले ऐसे ही 10 कार्टन आपके घर में रखे हुए हैं। पूरे बेडरूम और ड्राइंग रूम की जगह इन्होंने ही तो घेर रखी है। शेखर भाई, आप कितने लकी है, सच में लकी है। आपको कभी जिंदगी में साबुन खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अपना काम करो। चल ले ले। दोस्तों, आज के हमारे गेस्ट हैं पॉप सिंगर सुनीता रॉक और फोटोग्राफर डब्बू रत्नाने। But before that, give a big round of applause for Shahrukhi and his rubber band. Hello and welcome back to M&S once again. दोस्तों, एक खुशखबरी। आसाम के मशहूर सर्जन धनीराम बरुआ, जो एक आदमी के सीने में पिग का दिल ट्रांसप्लांट करने के इल्जाम में जेल गए थे, अब वो बाहर आ चुके हैं। बताइए, आदमी के सीने में पिग का दिल। वैसे सोचिए, इन आदमियों की बीवियों को कितनी परेशानी हो जाएगी। नहीं मालूम चला सुबह सुबह रेणुका ने रुपेश को टॉवल दिया और कहा कि जाओ नहा कर आओ, और वो घर से बाहर निकलकर पड़ोसी मिस्टर सक्सेना के नाले में जाकर लौटने लगा। और भी बहुत खतरा हो सकता है। मालूम चला रात के 2 बजे रेणुका देखे कि रुपेश तो बेड पे है ही नहीं, और फिर बाहर निकल के देखे कि उसका रुपेश चांदनी रात में एक लेडी पिक को एंगेजमेंट रिंग देने की कोशिश। एक रिसर्च से मालूम चला है कि ब्रिटेन में नॉर्थ के लोग सेक्स को ज्यादा एंजॉय करते हैं और साउथ के लोग कम। भाई, ये शौक तो हमारे देश में सबसे ज्यादा इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तभी तो चारों तरफ से हमारी पॉपुलेशन बराबर बढ़ रही है। कुछ लोग तो आजकल इससे भी निराले शौक फरमाते हैं। हाँ लोग, मुझे तो कभी कभी नवाज शरीफ साहब को लेकर बहुत चिंता होती, ईमान से। बताइए, उन्होंने फैसला किया है कि वो वाजपेयी जी के लाहौर पहुंचने पर उन्हें वापस छोड़ने के लिए दिल्ली तक आए। अब होगा क्या, जैसे ही वाजपेयी जी की बस लाहौर पहुंचेगी तो शरीफ साहब उस बस में चढ़ने लगेंगे और फिर वाजपेयी जी मुस्कुरा के कहेंगे, ओहो तो शरीफ जी, आखिर आप हमारे बस में आ ही गए। चाइना के लोग आजकल बहुत ज्यादा बियर पीने लगे। आजकल बेचारे बहुत दुखी हैं वो। अब बताइए, चाइना गेट इंडिया में फ्लॉप होती है और डिप्रेशन चाइना वालों को। हमारी गवर्नमेंट अब स्कूल्स में एग्रीकल्चर पढ़ाने का फैसला कर रही है। बहुत अच्छा फैसला है साहब। अब तो फ्यूचर में स्कूल के स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन आने से 2 महीने पहले ही मैदान में बाहर निकलकर मॉनसून आने की प्रार्थना करेंगे। एक रिसर्च से मालूम चला है कि अगर बंबई में कारों की संख्या इसी तरह बढ़ती रही तो कुछ सालों बाद पूरा बंबई एक गैस चेंबर की तरह हो जाएगा। लोग आपस में एक दूसरे से पूछेंगे, भाई साहब आपका मेल्टिंग पॉइंट क्या है? जी 96 डिग्री सेंटीग्रेड। और आपका बॉइलिंग पॉइंट 120 डिग्री सेंटीग्रेड। और आपका इवेपोरेशन पॉइंट? अरे बेवकूफ, अगर इवेपोरेट हो जाऊंगा तो तुमको दिखाई कैसे दूंगा? लेकिन भाई, अगर इतने घंटों कारों में बंद रहेंगे तो नेचर्स कॉल कैसे अटेंड करेंगे? फिर तो यही होगा कि आपकी कार आगे आगे और बंबई म्युनिसिपैलिटी का पोर्टेबल टॉयलेट आपके पीछे पीछे। न्यूजीलैंड में पिछले दिनों एक जेल के कैदियों ने हंगर स्ट्राइक की। उनका कहना है कि उन्हें खाने में चीनी बहुत कम मिलती है।
भाई ये न्यूजीलैंड वालों के पास कॉमन सेंस है या नहीं? 15 दिन बाद आपको फांसी पे चढ़ना है और आज आप हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं, वो भी चीनी के लिए। एक रिसर्च से मालूम चला है कि गुजरात में 5 में से 3 आदमी ईमानदार होते हैं। अरे साफ साफ कहिए ना कि अगर आपको किसी बस या ट्रेन में गुजरात के 5 आदमी दिखाई दें तो आप समझ लीजिए कि उनमें से सिर्फ 2 आदमी समझदार हैं और 3 बेवकूफ। कुछ दिन पहले हिसार में एक लड़की ने पवन कुमार नाम के एक लड़के को रोका, उसको लव लेटर दिया, किस किया और कहा चलो मुझे प्यार करो। बेचारा लड़का घबरा कर कोर्ट भाग गया और कंप्लेंट कर दी। कितनी शॉकिंग न्यूज है नहीं? मेरी तो समझ में नहीं आता कि कौन सी बात पे ज्यादा शौक हूं, पहली वाली बात पे या फिर दूसरी वाली। अगर पहली वाली बात पे शौक होता हूं तो दूसरी वाली बात ज्यादा शॉकिंग नजर आती है, और दूसरी पे होता हूं तो पहली वाली। यार ये हमारे हिंदुस्तान में हो क्या रहा है? जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहां है, कहां है, कहां है, कहां है? Our first guest on M&S tonight is the diva of Indian pop music, the pari of the masses. Ladies and gentlemen, please welcome Sunita Rao. Hi, Shikha. Sunita, that was literally and figuratively absolutely breathtaking. Wow, I love your adjectives. अच्छा सुनीता, ये बताओ कि कर्नाटक वोकल म्यूजिक, द हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, इतना कुछ सीखने के बाद, ये शास्त्रीय संगीत सीखने के बाद तुमने पॉप का पाप कैसे किया? I've always maintained that pop is an extension of classical music. तुम्हें ऐसा लगता है? Yes, I think classical music के बिना कोई गा नहीं सकता। और मेरे पर ये ख्याल जितने से गाने वाले हैं सब क्लासिकल सीख के आते हैं? शायद नहीं, शायद नहीं। मैं उनके लिए तो बात नहीं कर सकती हूँ, हाँ। लेकिन मैं अपने लिए बात कर सकती हूँ। I have only been able to make a career in music because of my training. मेरे ख्याल से सुनीता, तुम्हारी आवाज में और दूसरों की आवाज में जो बेसिक फर्क दिखाई देता है वो ये कि तुम्हारी आवाज में वो शास्त्रीय संगीत की झलक दिखाई देती है, वो ट्रेनिंग दिखाई देती है, वो रियाज दिखाई देता है। When you sing, the training comes across so beautifully. No, more importantly, it is that you can maintain yourself. You know, so you don't get old, you don't deteriorate. You just continue to get better and better because you've got the grounding. Yes. क्योंकि pop में क्या होता है, it's very possible to get carried away with the simplicity of the whole thing, and then you lose the depth. मेरे पूछने का मतलब ये था कि इतना शास्त्रीय संगीत में इतना ध्यान देने के बाद क्लासिकल की तरफ सिंगिंग की तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया? अच्छा, नहीं, इतना तो नहीं दिया मैंने. I have not given that much. I have given about 4 or 6 years to Karnataka. And about 3 to 4 to Hindustani. Because you think there's more glamour, there's more money, there is more... No, I think I have got a lot more attributes, a lot more, I should say maybe talents, which I wanted to exploit, which is not possible if I just sat with a sari and harmonium and did, you know what I'm trying to say. I mean, you know, I could dance and I could act, and I thought the only way I could put everything together was through pop music. अच्छा, इतने सारे तुमने जो एल्बम्स निकाले, इतने गाने गाए, उसमें क्या वजह है कि परी हूं मैं that became so immensely popular? I think it's because it's got an element of sensuality as well as innocence. And I think it's the combination of the two that has really touched people's hearts. आपने किस किस्म का इमेज जो है अब एक्वायर कर लिया है? Well, a lot of people think that Pari is my image, but I don't think that's the only thing. I think I've got almost like 2 sides. I've got one which is a little more aggressive, like the Dheka look, and I've got the more soft side Pari, and I like to sort of play around between the two. But जाती तौर पर, व्यक्तिगत तौर पे आप कितनी परी हैं और कितनी wicked हैं? I think inside I'm a little more Pari. Inside. We'll a clap for little that. bit. Yeah. That is what matters. Stay with us. We'll be back in a moment to chat some more with Sunita Rao. Hello and welcome back to M&S once again. Sunita, गाते गाते आप रंगमंच से भी जुड़ गए, थिएटर से. You have done a lot of plays, Bottoms Up, Evita, Grease Lightning, and now Man of La Mancha. Wonderful. I think I got to give him a big hand. He got everything right. Really. So what prompted you to join theater? I think even you would know why. Anybody who is an artist in some way would have a slight passion for theater.
I mean, I'm absolutely crazy about Broadway musicals, and I've had the passion for it since I was a little girl. I played the role of Eliza Doolittle when I was a little girl, you know, and it's always been a part of my life. All right, Sunita, tell us more about your play, A Man of La Mancha. Ooh, boy, it's one hell of a role, Shekhar. It is the role of Aldonza. Yes. She is a sympathetic prostitute, and she goes through this whole transformation, and she becomes Dulcinea, which is this virginal beauty that Don Quixote imagines her to be. So with his love and respect, she sort of goes through a transformation, and it's very, very, very challenging. Tell us something about your very, very special performance appearance in this film called Lavares with Akshay Khanna. Oh my goodness. Oh my goodness. That's out? He's done his That's homework out? well. Oops. Oops, No, yes. I mean, that was, I mean, I'm myself in the movie, and I've just been introduced doing Deka Deka in this huge nightclub kind of a thing, and he comes in and disrupts my performance, and I get very upset with him, and he sings a song to me. You know, and I think I've got a couple of lines in the song, and the rest of the time I'm just reacting, lots of reacting, man. And then at the end of the number, I dance with him. Would you take That up is any my such offers in a Hindi movie as a lead actress or in down south? Have you contemplated? Well, I have been offered Yes. a couple of them, and I did say no to some very, very good offers, Why? I must say. Because I just wanted to focus on my music at that point of time. Now I'm ready to diversify, but if it's something that just sweeps me off my feet like Aldonza has. Well, I'm sure it would. There's something, I think, absolutely wonderful coming your way. Thank It was you, lovely Shekhar. talking to you, Sunita. Our second guest on MNS tonight is an ace photographer who can transform ordinary mortals into demigods. Here's a man who dares to be different. Ladies and gentlemen, please welcome Dabu Ratnani. डब्बू, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बचपन में तुम बहुत शर्मीले किस्म के इंसान थे जो सामने से लड़कियों को देखने में शर्माते थे, कतराते थे, इसलिए तुमने सोचा चलो कैमरे का सहारा लेते हैं, पीछे से छुप छुप के उनको झांकूंगा, ताकूंगा, उन पे लाइन मारूंगा, बिकॉज यू आर अ टेरिबली शाय गाय? बिल्कुल नहीं. It was actually since I was in school, I was always the man of the lens, you know, even going for picnics, for hikes, carrying always the one person from the group always carrying the camera. Kind of enjoyed it. Then one day after my 12th standard, I said, why not give it a shot? And I started assisting Sumit Chopra for 4 years. And then gradually decided that, you know, it's better than doing my dad's business, which was into clothes. So I said, I'd rather be a photographer. अच्छा, ऐसा कभी हुआ है कि तुमने किसी के लिए हाँ कह दी और फिर कैमरे के पीछे देखा, बोला हाय हाय कितनी भद्दी है, क्यों हाँ कहा? ऐसा होता है अक्सर? It happens quite often. There are lots of times when models come to me and I feel that they can't, I mean, they have no chance, they don't have the potential. I try and speak to them that it's going to be a really expensive thing to go out with this portfolio and make prints and try to explain to them. And, you know, if I say, no, you can't do this and, you know, you can't make it and everything, they're still going to go to some other photographer and do the portfolio. अच्छा, इंडस्ट्री में इतनी सारी खूबसूरत लड़कियां हैं, तुम्हारी कोई खास पसंद है जिसको तुम सोचते हो कि मुझे इनको शूट करना चाहिए, इन्होंने अब तक मुझसे मेरे पास क्यों नहीं आए? You shot with all of them. तो सबसे ज्यादा आपको किसके साथ अच्छा लगा? There are lots of people who have got into this look, you know, and who take photo sessions much seriously now. Karishma, Pooja, all of them, Twinkle, Tabu, all the people I work with. It's not like a job for me. It is like, it's more than that. It's, you know, you put in a lot of input into it and get a great product. I do less work compared to the rest of the photographers, but I try and concentrate on quality. Can you look at a person, decide whether she's photogenic or I'm not? telling you, there's nothing as not photogenic. If a person has that input within him and says, yes, I want to do it, yes, I want to look good, stands correctly, walks correctly, feels great about herself or himself, they can do good in pictures. That's what I feel. Okay. That's what I feel. Dabu, what are your other interests? I believe you have this penchant for picking up very kinky stuff from all over the place. It's not kinky. It's actually, I'm in the process of building my studio, which will be ready in about a week's time. Okay. And whenever I've traveled in the last 5 years in this profession, I always pick up something from each place that I travel. Like I went to Vegas, I picked up a slot machine. From Switzerland, I got these amazing cut glass kind of stuff. So everywhere I travel, I try to pick up one weird kind of a thing. It's not kinky, but it's kind of
so that when I get my studio together and I put everything, it'll look like a well-accessorized place. It'll be a place where everybody is going to feel very comfortable and identify with every little artifact which you have picked And up. which I can shoot with, I can incorporate in my pictures also. Thank you so much, Tabu. It was lovely talking to you. Stay with us. We'll be back in a moment. Thank you.